आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। जब हमने 8 क्लास पढ़ी होती है, 9 क्लास पढ़ी होती है, हम 10th में भी आते हैं, तो 9 क्लास में चैप्टर आता है, वहां पे हम स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स होती है जिनमें हमारा मैटर मिलता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर एक सॉलिड बन रहा है तो उस सॉलिड में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का क्या है अरेंजमेंट है कि वो सॉलिड हमारा आयन से मिलकर बनता है। हमने देखा है कि NaCl जो है वो हमारा सॉलिड होता है, वो Na पॉजिटिव और Ca नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। तो मेन चीज क्या है कि जो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखा है, टॉपिक हमारा ये है टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि हम सॉलिड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो वो हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो दूसरा हमारा कहलाता है एमोर्फस सॉलिड्स। अब बात ये आती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो हम क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, क्रिस्टल से केस में डेफिनेशन बोली जाती है कि जिनमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता है एटम्स के अरेंजमेंट का, वो हमारे क्या कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे क्या कहेंगे कि फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, या फिर एक वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते होंगे, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते होंगे, वो हमारे क्या करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड से केस में हम क्या देखेंगे, कोई फिक्स्ड पैटर्न या फिर कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड। तो जहां पे फिक्स्ड कोई अरेंजमेंट नहीं होगा या फिर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, वो हमारे किस में आएंगे एमोर्फस में आएंगे। और जहां पे एक अरेंजमेंट, फिक्स अरेंजमेंट होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाएंगे। तो अब मेनली क्वेश्चन क्या आएगा कि सर एक बात ये बताओ कि अगर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स किस तरीके से बन रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे तो उससे क्या हम कैसे करेंगे, एक लिक्विड को हम किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस इस तरीके से होगी कि अगर मान लो हमने धीरे धीरे उस लिक्विड को किसमें कन्वर्ट किया है, सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो जब हम धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे एक लिक्विड को किसमें, सॉलिड में, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे और वहां पे जिसका फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में हम क्या कहेंगे, स्लो कूलिंग होगी यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड। लेकिन हम एमोर्फस के केस में क्या देखेंगे, सडन कूलिंग होगी। अगर हम सडन कूलिंग कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड का। अगर हम एक स्लो कूलिंग करेंगे, धीरे धीरे लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मतलब क्या है कि जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मान लो एक हेक्सागन टाइप का शेप बन रहा था, बार बार एक हेक्सागन टाइप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट था, कुछ मान लो इस तरीके से हेक्सागन बन गया हमारे लिए, इस तरीके का पैटर्न बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने डायमंड में देखा था, हमने 10th क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था डायमंड में। डायमंड में क्या होता था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बार बार हमारा क्या होता था, रिपीट होता था, ठीक है। तो वो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिपीट होता था एक लॉन्ग टर्म में रिपीट होता था, तो वो हमारे किसका एग्जांपल हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर ये चीज। और जब हम एमोर्फस के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, रैंडमली पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, अरेंज होंगे। क्लियर होगी ये चीज। तो अगर आता है कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है तो हमें डेफिनेशन वहां पे लिखनी पड़ेगी, एमोर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसमें होता है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमारे किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है।
शॉर्ट रेंज ऑर्डर जो हमें मिलता है वो हमारा किससे मिलता है, अमॉर्फस सॉलिड्स में मिलता है। स्लो कूलिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और सडन कूलिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा अमॉर्फस सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हुआ एक बेसिक डिफरेंस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में है। रोक दो जरा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट इसमें बनता है, पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है, किसकी बात होती है, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि जब हम एक सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो सडनली चेंज आता है, ठीक है। सडन चेंज की वजह से तुरंत के तुरंत सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस केस में बात करते हैं तो अमॉर्फस केस में क्या होता है कि काफी टाइम तक बीच में एक सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंबाइंड स्टेट काफी टाइम तक मिलती है। देन उसके बाद जो हमारा सॉलिड है किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जहां पे ये जो बात मैंने लिखी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे मतलब क्या है कि जो सॉलिड और लिक्विड की जो स्टेट बन रही थी वो सॉलिड और लिक्विड की जो स्टेट है वो काफी टाइम तक यहाँ पे नहीं रहती, सडनली सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे काफी टाइम तक अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में काफी टाइम तक वो सॉलिड और लिक्विड की स्टेट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है हीट ऑफ फ्यूजन को लेकर। किसको लेकर बात आती है, हीट ऑफ फ्यूजन को लेकर। उसमें ये बोला जाता है कि इनका हीट ऑफ फ्यूजन कैसा होता है, फिक्स होता है, और यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इनका फिक्स नहीं होता है। क्लियर होगा ये चीज। अब ये बात होगी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन को लेकर बात होगी। आई थिंक जितना अभी तक समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में मैंने जैसे कि अभी बोला था डायमंड, एक मैंने एग्जांपल बताया था। दूसरा एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे क्वार्ट्ज आ जाता है। एक और एग्जांपल बीच में मैंने बोला था वो हमारा क्या था, NaCl था। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, रबर मिल रहा है। दूसरा हमारे पास क्या मिल रहा है, ग्लास मिल रहा है, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना, 12th क्लास में फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट के लिए एनसीईआरटी हमारा क्या होता है, सफिशिएंट होता है। तो जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़ो। तो वहां पे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल दिए होंगे सारे एग्जांपल्स याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि वो तुम्हें एग्जांपल दे देता है और एग्जांपल देके पूछता है कि भाई बता दो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड। तो वहां से सारे एग्जांपल्स क्या करना है, एक तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि हमें कहते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो हमारे सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। क्या कहलाते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स क्या है, तो ये एक तरीके से वही स्टेट है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच वाली स्टेट है, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाती है, स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं। क्यों स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, तो उसका एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास होता है ग्लास। और ग्लास में भी कौन सा ग्लास, जो काफी पुराने ग्लासेस होते हैं, हमारे ओल्ड ग्लासेस जो होते हैं, पुरानी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके केस में देखोगे कि उनके जो ग्लासेस होते हैं वो धीरे धीरे हल्के हल्के से मिल्की हो जाते हैं। कारण इसके पीछे क्या होता है कि दिन में उन पर धूप पड़ती है तो उनकी हीटिंग हुई, रात में देन उनकी फिर क्या होगी, कूलिंग होगी। तो बार बार हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है। और जब हमने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी वही स्टेट आती है कि ग्लास जो है वो धीरे धीरे जब इस तरीके की प्रोसेस होती है तो अमॉर्फस सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट हो सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन किसका आता है, ग्लास का आता है। क्वेश्चन ये आता है कि ग्लास को हम स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, तो वहां पे कारण यही है कि बार बार जब स्लो कूलिंग होती है फिर स्लो हीटिंग होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो ऊपर की जो लेयर है वहां से ग्लास हमारा धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे जो बॉटम साइड होती है वहां पे मिल्की फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हम ग्लास को क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इस टॉपिक से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ग्लास को हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, सॉरी स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड हम इसे क्यों कहते हैं। ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, दूसरा है हमारा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, और ये हमारे कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब जहां पे भी आइसो लगा होता है उसका मतलब होता है सेम।
आइसो का मतलब क्या हो जाता है, सेम। अब एनआइसोट्रॉपिक से मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने बोला था कि पार्टिकल्स का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। तो मान लो कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट इस तरीके से था कि सॉलिड्स में इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे क्या थे, अरेंज थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ खींची, ठीक है, दूसरी लाइन हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ करी, तो इस लाइन को नाम दिया AB और इस लाइन को नाम दिया CD। यहाँ पे देखना ये है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, C से D की अगर हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब C से D की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें पार्टिकल्स डिफरेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे देखा होगा छोटे पार्टिकल मिले, फिर ये बड़ा वाला पार्टिकल मिला, फिर छोटे पार्टिकल मिले, खाली स्पेस मिला, फिर एक ये छोटा पार्टिकल मिला। लेकिन अगर हम A से B की तरफ जाएं तो हमें सिर्फ ये मोटे मोटे वाले पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में हम जाएंगे तो हमें पार्टिकल्स कैसे मिल रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट मिल रहा है कैसा मिल रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है। और डिफरेंट अरेंजमेंट मिलने की वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट मिलने की वजह से होगा क्या कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी हमारी, क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू किससे निकल के आएगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी हमें। ध्यान ये रखना है, एनिसोट्रॉपी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करने पे अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलती है, किस वजह से मिलती है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं। इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं, वो भी हमें कैसे मिलती है, डिफरेंट मिलती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एनिसोट्रॉपिक। लेकिन एमोर्फस हमारे कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनके पीछे कारण छोटा सा है कि रैंडम अरेंजमेंट होता है, और रैंडम अरेंजमेंट होने की वजह से जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं हमारे नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये क्वेश्चन ये आता है कि आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, तो आंसर इसका यही है कि रैंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा हमें कैसे मिलती है, सेम मिलती है। ये तो हमारा टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।